नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर फिर से शिवालिक प्रगति सेंटर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे, बहुत बढ़िया आप लोगों के हालचाल होंगे। साथियों, जैसे आप लोगों को ज्ञात होगा, मैं टैट पर कुछ क्वेश्चन पेपर बना रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन पेपर टैट के जो हैं उनको आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको मैंने बताया था जब टैट पर मैंने ये सीरीज़ शुरू की थी, टैट के पुराने क्वेश्चन पेपर को देख करके उनमें जो सवाल पूछे जाते हैं उन सवालों को आपके साथ डिस्कस करने की मैंने जब शुरुआत की थी, तो मैंने आपको कहा था कि आपका एग्ज़ाम होने से पहले पहले मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम 5 क्वेश्चन पेपर को तो आपके साथ सॉल्व कर पाऊँ। अभी तक मेरे ख्याल से मैंने 2 या 3 क्वेश्चन पेपर आपके साथ सॉल्व किए हुए हैं। क्योंकि समय नहीं मिल पाने के कारण थोड़ा सा समय व्यस्त रहता है, तो इस वजह से रेगुलर फॉलोअप मैं डेली या हर दूसरे दिन आपके लिए वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो उपलब्ध करवा सकूँ। क्योंकि आपका एग्ज़ाम अभी आने वाला है, कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि आपका एग्ज़ाम होने से पहले जैसे मैंने 5 क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने के लिए कहा था, कोशिश करूँगा उनको पूरा करने की। बाकी देखते हैं। तो चलिए आज के जो क्वेश्चन पेपर है उसको देखते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा, 2018 में टैट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें सामान्य ज्ञान के जो सवाल हैं उन सवालों को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 75 तक मैंने डिस्कस किए थे। पार्ट 1 मैंने आपके साथ इससे पहले डिस्कस किया। तो ये टैट के एग्ज़ाम का जो 2018 में हुआ उसका पार्ट 2 है दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी समानता का अधिकार, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन डी है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है इसको BR अम्बेडकर, जो कि भारतीय संविधान में जो प्रारूप समिति, जो भारतीय संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा का गठन किया गया, उस सभा में अलग अलग समितियों का गठन किया गया। जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जिन्होंने भारतीय संविधान की हृदय तथा आत्मा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि यदि नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट वहाँ पे अपील दाखिल कर सकता है। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका यदि दायर की जाती है मौलिक अधिकारों के हनन के संदर्भ में, तो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा उसमें। तो चलिए, ज़्यादा हो गया शायद। इसके अलावा दोस्तों, जो भारतीय संविधान का जो अगर आपको सवाल पूछा जाए, ये सवाल आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान के हृदय तथा आत्मा कहा जाता है? क्योंकि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है, तो इसीलिए भाग 3 को भारतीय संविधान की हृदय तथा आत्मा कहा जाता है। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार जो है, इनको मौलिक अधिकारों की संख्या आपको पूछी जा सकती है। तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 थी, पहले 7 थी, अभी 6 हैं। आपको सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहते हैं? तो मैग्ना कार्टा भी भारतीय संविधान के भाग 3 को कहते हैं, और भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, जैसे मैंने अभी अभी आपके साथ डिस्कस किया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है दोस्तों, निर्वाचन आयोग भारत में किसके अधीन कार्य करता है? निर्वाचन आयोग से पिछला जो वीडियो मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया पिछला वीडियो, उसमें भी आपने देखा होगा निर्वाचन आयोग से शायद क्वेश्चन आया था। तो ऑप्शन है गृह मंत्रालय, ऑप्शन है विधि मंत्रालय, ऑप्शन है सी दोस्तों प्रधानमंत्री कार्यालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो निर्वाचन आयोग है दोस्तों, निर्वाचन आयोग जो है ये एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय है। ये एक स्वतंत्र निकाय है जो कि सलाह देता है, माफ़ कीजिएगा, सलाह नहीं देता। ये निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है। ये ना तो गृह मंत्रालय के लिए काम करेगा, ना विधि मंत्रालय, या फिर ना ही भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत ये काम करता है। ये एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय है। निर्वाचन आयोग का जो कार्य है, निर्वाचन आयोग का कार्य है दोस्तों लोकसभा के चुनाव करवाना, राज्यसभा के चुनाव करवाना, राष्ट्रपति का चुनाव करवाना, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना, या फिर जो विधानसभाओं के जो चुनाव होते हैं वो भी निर्वाचन आयोग ही करता है। भारत का निर्वाचन आयोग करता है। इन चुनावों का
संचालन, निर्देशन या फिर नियंत्रण, ये सारा का सारा काम निर्वाचन आयोग का है। निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं। एक निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 324 में है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से जुड़ा हुआ है और निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के भाग 15 में है। ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। हाल ही में भारत में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया, तो या मणिपुर हो गया, मणिपुर नहीं, मिज़ोरम। तो ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है कि किन राज्यों में चुनाव करवाए गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवन दोस्तों निर्वाचन आयोग के बहुत सारे काम हैं, जैसे जो चुनाव चिन्ह जो दिए जाते हैं वो निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए जाते हैं, या कौन सी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना है, तो ये भी कार्य जो है निर्वाचन आयोग का ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, अब भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कार्य किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी है दोस्तों 1953। तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई और इसका जो कार्य शुरू हुआ वो 1950 से शुरू हुआ। इस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों अगर आपको सवाल पूछा जाए कौन सा अनुच्छेद जो है सुप्रीम कोर्ट जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, तो अनुच्छेद नंबर 124 से अनुच्छेद नंबर 147 के आसपास के अनुच्छेद हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या आपको पूछी जा सकती है कुल कितनी है, तो कुल जजों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में 34 है। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो मुख्य न्यायाधीश आपको अगर पूछा जाए तो मुख्य न्यायाधीश जो है वर्तमान में DY चंद्रचूड़ है। तो इस तरह के सवाल आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से पूछे जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भारत का दिल्ली में है, आपको ये मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत के संविधान में शिक्षा का विषय किस सूची में है? ऑप्शन ए संघ सूची में, ऑप्शन बी राज्य सूची में, ऑप्शन सी है दोस्तों समवर्ती सूची में और ऑप्शन डी है अपशिष्ट विषयों में। तो शिक्षा का जो विषय है ये भारत के संविधान में जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में शिक्षा का विषय है। देखिए दोस्तों भारत के संविधान में जो सूचियाँ हैं, 3 सूचियां हैं भारतीय संविधान में। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची, जिसको हम कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। तो इन सूचियों में, इन तीनों सूचियों में कुछ एक टॉपिक्स हैं, जो विषय हैं उनको उनका बंटवारा किया गया है कि किस में कौन कार्य करेगा। शिक्षा जो है ये भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में है। आपको मालूम होना चाहिए कौन सा विषय किस सूची में है, तो इसको आप एग्जाम में जाने से पहले ज़रूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? ऑप्शन ए है दोस्तों 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 27 जुलाई 1947, ऑप्शन सी है दोस्तों 22 जुलाई 1947 और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1947। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको अपनाया गया है 22 जुलाई 1947। तो इसीलिए 22 जुलाई को मनाते हैं हम झंडा दिवस। राष्ट्रीय झंडा दिवस अगर आपको पूछा जाए तो 22 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको पूछा जा सकता है, तो 3:2 जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। इसमें आपको सवाल पूछा जा सकता है ये तिरंगा है, इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया है? तो पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 81 है, मैकमोहन सीमा रेखा किन देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत व चीन, ऑप्शन सी भारत और नेपाल, ऑप्शन डी भारत व बांग्लादेश। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैकमोहन सीमा जो है दोस्तों ये भारत और चीन के बीच में है। डुरंड सीमा यदि पूछा गया होता तो डुरंड सीमा जो है पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। अगर आपको सवाल पूछा गया होता रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ, तो रेड क्लिफ जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो मैकमोहन रेखा है इसका निर्धारण कब किया गया? तो मैकमोहन रेखा जो है 1914 के आसपास जो है मैकमोहन रेखा को खींचा गया है। डुरंड रेखा दोस्तों 1893 में खींची गई है। 1893 भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई थी, क्योंकि 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। अब ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और जो रेड क्लिफ है ये 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया तो उस समय रेड क्लिफ रेखा को भारत और पाकिस्तान के बीच में खींचा गया है। इसके अलावा आपको सवाल पूछा जा सकता है, एक रेखा है POK, माफ़ कीजिएगा, एक रेखा है LOC,
LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। दूसरी रेखा है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये इंडिया और चाइना के बीच में है। ये भी आपसे एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेखाओं पर मैंने अपने पिछले वीडियोस में बात की है दोस्तों, इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता रहता हूँ पुराने वीडियोस को ज़रूर देखा करें। हर बार हर चीज़ को हर वीडियो में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हमें ये भी डर रहता है कि अगर मैं ये चीज़ इस वीडियो में दोबारा डिस्कस करता हूँ या ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ इसको, तो वीडियो की जो लेंथ है वो बढ़ जाती है। तो इस वजह से हर चीज़ को हर वीडियो में डिस्कस करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो काइंडली आप पुराने वीडियोज़ को ज़रूर देखा करें। क्वेश्चन नंबर 82 है कि पारछू झील कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी तिब्बत, ऑप्शन सी माफ कीजिए ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी तिब्बत, ऑप्शन डी भारत। तो इस सवाल का जो सही जवाब है, जो पारछू झील है दोस्तों, ये तिब्बत में है। पारछू झील जो है ये तिब्बत में है। देखिए दोस्तों, एग्जाम में जाने से पहले झीलों को ज़रूर देखे जाइए। भारत में और हिमाचल प्रदेश की जो झीलें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में ज्योग्राफी का जो टॉपिक है, ज्योग्राफी में भारत की या फिर हिमाचल प्रदेश का भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको झीलें पूछी जा सकती हैं। जैसे आपको सवाल पूछ लिया भारत की जो सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो भारत की जो सबसे बड़ी झील जो है चिल्का झील है। आपको पूछा जा सकता है चिल्का झील कहाँ पर है, तो चिल्का झील उड़ीसा में है और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आपको सवाल पूछा जा सकता है साथियों कि लोकटक झील बताइए, लोकटक झील कहाँ पर है, तो लोकटक झील जो है ये मणिपुर में है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की झील है ये। आपको सवाल पूछा जा सकता है सांभर झील बताएं कहाँ पर है, तो सांभर झील जो है ये राजस्थान में है। और भारत में सर्वाधिक खारा पानी जो है, सबसे अधिक खारे पानी की झील भारत में जो है वो सांभर है, लेकिन सबसे बड़ी अगर पूछा जाए चिल्का। ध्यान रखिए दोनों में डिफरेंस है। आपको सवाल पूछा जा सकता है लोनार झील बताइए कहाँ पे, लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र में है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों पुलिकट झील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुलिकट झील कहाँ पे है, तो पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है। और आपको सवाल पूछा जा सकता है कोलेरू झील बताइए, कोलेरू, तो कोलेरू झील भी आंध्र प्रदेश में है। इन दोनों में से एक झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, वो भी आपको पूछा जा सकता है। आपको सवाल पूछा जा सकता है बेम्बनाड झील बताइए कहाँ पर है भारत में, तो बेम्बनाड झील जो है ये भारत में केरल में है, केरल। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सवाल पूछा जा सकता है पैंगोंग झील बताइए, पैंगोंग झील, तो पैंगोंग झील जो है ये लद्दाख और तिब्बत में है। तो भारत में लद्दाख में आएगी पैंगोंग झील। हिमाचल प्रदेश की झीलें भी आपको पूछी जा सकती है। जैसे आपको सवाल पूछा जा सकता है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील बताइए, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील जो है वो गोविंद सागर है, गोविंद सागर झील। ये सतलुज नदी पर बनाई गई है। और अगर सवाल पूछा गया होता हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील बताइए, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है दोस्तों रेणुका झील। तो झीलों को ज़रूर देख करके जाइए, आपको एग्जाम में सवाल यूजुअली पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए गांधीनगर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी राजकोट। इस सवाल को जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन बी है। भारत का जो मैनचेस्टर वो कहा जाता है अहमदाबाद को। आपको कुछ और भी सवाल इस तरह से जुड़े हुए भारत में जो शहर हैं उनको किस नाम से क्या क्या उपनाम दिए गए हैं, इसमें से कई बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सवाल पूछा जाए कि पांच नदियों की भूमि बताइए, 5 नदियों की भूमि, तो 5 नदियों की भूमि कहते हैं पंजाब को। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सवाल पूछा जा सकता है भारत में 7 टापुओं का नगर, तो 7 टापुओं का नगर कहा जाता है बम्बई को, बम्बई। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि बुनकरों का शहर बताइए किसे कहते हैं, बुनकरों का शहर, तो बुनकरों का शहर कहते हैं पानीपत को। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि भारत का अंतरिक्ष शहर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सवाल अगर पूछा जाए भारत का अंतरिक्ष शहर आपको पूछा जाए, या फिर आपको सवाल पूछा जाए सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। आपको सवाल पूछा जा सकता है भारत का बगीचा, भारत का बगीचा किस शहर को कहते हैं। आपको सवाल पूछा जा सकता है भारत का इलेक्ट्रॉनिक सिटी, आपको सवाल पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया। तो इन सभी सवालों का जो जवाब है वो बेंगलोर है, बेंगलुरु जिसे हम कहते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कई और सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको सवाल पूछा गया, जैसे यहाँ पे भारत का बगीचा आपको पूछा गया, अगर पूछा गया होता भारत
भारत में मसालों का बगीचा बताइए। मसालों का बगीचा किस शहर को कहते हैं या किस राज्य को कहते हैं? तो इस सवाल का जो जवाब होता वो केरल होता। केरल। ये कुछ एक उपनाम भारतीय राज्यों में या भारतीय कुछ शहरों को दिए गए हैं। अब आपको सवाल अगर पूछा गया कि त्योहारों का नगर बताइए, त्योहारों का नगर, तो त्योहारों का नगर जो है वो मदुरई को कहते हैं, मदुरई। आपको सवाल पूछा जा सकता है नवाबों का शहर, नवाबों का शहर किस भारतीय राज्य को, किस भारतीय शहर को कहते हैं? तो नवाबों को शहर जो कहते हैं वो लखनऊ को कहते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में है। आपको सवाल पूछा जा सकता है भारत का डायमंड हार्बर बताइए। भारत का डायमंड हार्बर कहाँ पर है? तो एक कलकत्ता को कहते हैं, कोलकाता। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सवाल पूछा जाए भारत की इस्पात नगरी, भारत की इस्पात नगरी कई बार पूछा जा चुका है। तो भारत की इस्पात नगरी जो है जमशेदपुर को कहते हैं, जमशेदपुर को कहा जाता है भारत की इस्पात नगरी। आपको सवाल पूछा जाए भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार अगर पूछा जाए तो भारत का प्रवेश द्वार जो दोस्तों वो मुंबई को कहते हैं, मुंबई को कहा जाता है भारत का प्रवेश द्वार। इसके अलावा कुछ और, जैसे आपको सवाल पूछा जाए पूर्व का वेनिस बताइए किसको कहते हैं? पूर्व का वेनिस किस शहर को कहा जाता है? तो पूर्व का जो वेनिस कहा जाता है वो कोची को कहा जाता है, कोची। आपको सवाल पूछा जाए कि भारत का पिट्सबर्ग बताइए, तो भारत का पिट्सबर्ग भी जमशेदपुर को कहा जाता है। आपको सवाल पूछा जा सकता है क्वीन ऑफ डेक्कन किसको कहते हैं? तो क्वीन ऑफ डेक्कन का कहा जाता है पुणे को। हो सकता है किसी मैंने आपको बताने में बीच में कोई भूल चुकी हो, तो आप एक बार इसको एग्जाम में जाने से पहले अपनी किताबों में इन सवालों को ज़रूर देखिए। कई बार इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1972 में हुए शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए? ऑप्शन ए है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू व जुल्फिकार अली भुट्टो। ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी व जुल्फिकार अली भुट्टो। ऑप्शन सी है दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना व पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी व मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए दोस्तों बहुत आसान सा सवाल है। कई बार इस तरह के सवाल, कई बार ये शिमला समझौते से आपको सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। देखिए अगर मैं आपको बताऊँ, मोहम्मद अली जिन्ना जो है, इनकी डेथ जो है जब देश आज़ाद हुआ, भारत और पाकिस्तान दो देश बने, तो उसके बाद जो है इनकी डेथ हो गई थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो डेथ है वो 1964 में हुई है, 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मोहम्मद अली या पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये ऑप्शन सी इसका आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन बी भी इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों की डेथ जो है उस समय तक हो चुकी थी। ऑप्शन ए अगेन इसका जवाब नहीं हो सकता। तो इस सवाल का जो सही जवाब है इंदिरा गांधी व जुल्फिकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे उस समय, इन दोनों के बीच में 1972 में शिमला समझौता हुआ है। अब अगर आपको सवाल पूछा जाए, एक शिमला समझौता से आपको सवाल पूछे जाते हैं, आपको सवाल पूछा जा सकता है सिंधु नदी समझौता कब हुआ, किसके बीच में हुआ। आपको सवाल पूछा जा सकता है ताशकंद समझौता से भी आपको सवाल पूछे जा सकते हैं, ताशकंद समझौता। अब सिंधु नदी समझौता जो है ये 1960 में हुआ, 1960 में, और 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। तो सिंधु नदी समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में हुआ, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान ने इस पर साइन किए हैं। आपको सवाल पूछा जाए ताशकंद समझौते पर किसने साइन किए? ताशकंद समझौता 1966 में हुआ, 1966 में, और 1966 में भारत के जो प्रधानमंत्री उस समय थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। तो ताशकंद समझौता में जो साइन हुए हैं, सिग्नेचर हुए हैं, वो लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच में इसमें साइन हुए हैं। हालांकि ये जिस दिन ये समझौता हुआ, ताशकंद समझौता, उसी दिन जो है भारत के प्रधानमंत्री उस समय के लाल बहादुर शास्त्री, उनकी डेथ हो गई थी रात के समय। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 85 है ना अपील ना वकील ना दलील कथन किससे संबंधित था? ऑप्शन ए एल्बर्ट बिल, ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट, ऑप्शन सी साइमन कमीशन, ऑप्शन डी आज़ाद हिंद फौज के मुकदमों से। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो रॉलेट एक्ट होगा। रॉलेट एक्ट 1919 में आया। तो 1919 में देखिए क्या है, 1914 से 1918, 1914 से 1918 तक जो पहला विश्व युद्ध हुआ, उस पहले विश्व युद्ध में ब्रिटेन की जीत हुई, जर्मनी की हार हुई। कुछ क्रांतिकारियों ने उस समय ब्रिटेन के खिलाफ भारत में काम किया। तो ब्रिटेन की सरकार ने उन लोगों को जो कि जिस समय ब्रिटेन पहले विश्व युद्ध में बिजी था, उस समय ब्रिटेन के खिलाफ या ब्रिटिश सरकार के खिलाफ काम कर रहे थे भारत में, उनके खिलाफ एक बिल लेके आई जिसको रॉलेट एक्ट कहा गया, जिसमें कि
अगर सरकार को शक है कि सरकार के अगेंस्ट किसी ने काम किया है तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो वो ना तो अपील कर सकेंगे, ना वकील कर सकेंगे, ना ही अपनी दलील दे सकेंगे। तो इसको कहा गया नो अपील, नो दलील, नो वकील। साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया दोस्तों, और भारत में ये पहुंचा 1928 में। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए भारत में जो लाला लाजपत राय हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना अगर पूछा जाए तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में हुई है और ये सिंगापुर में हुई है। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और माफ़ कीजिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 86 है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए है पंचायती राज व्यवस्था, ऑप्शन बी है केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन सी है ग्रामीण विकास, ऑप्शन डी है चुनाव सुधार। बलवंत राय मेहता, अशोक राय मेहता, ये जो कमेटियां हैं, बलवंत राय मेहता, अशोक राय मेहता, एक हनुमंत राव मेहता थी। बलवंत राय मेहता के अलावा अशोक राय मेहता दोस्तों, आपको सवाल पूछा जा सकता है कि हनुमंत राव कमेटी, आपको पूछा जा सकता है GVK राव कमेटी, आपको पूछा जा सकता है, आपको सवाल पूछा जा सकता है LM सिंघवी, ठीक है। इन कमेटियों का संबंध किससे है? तो इन सभी कमेटियों का जो संबंध है वो पंचायती राज व्यवस्था से है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2005। तो भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 में लागू किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88 है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए न्यायाधीश AK गोयल, ऑप्शन बी न्यायाधीश दीपक मिश्रा, ऑप्शन सी है न्यायाधीश PC घोष, ऑप्शन डी है न्यायाधीश कुरियन जोसेफ। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को भारत का पहला लोकपाल जो है नियुक्त किया गया था। हालांकि लोकपाल के तौर पर जो दोस्तों इन PC घोष का जो इनका कार्यकाल पूरा हो गया है, अब मुझे लगता है जो भारत के जो लोकपाल है वर्तमान में वो प्रदीप कुमार मोहंती है। PC मोहंती अब भारत के लोकपाल है। ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 89 है कि भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए तहसील, ऑप्शन बी राजस्व मंडल, ऑप्शन सी गांव, ऑप्शन डी है जिला। तो इस सवाल का जो सही जवाब है कि भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई जो है दोस्तों वो ज़िला है। वो ज़िला है। आपको सवाल पूछा जाए कि इंडियन सिस्टम में बेसिक फंडामेंटल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि माफ़ कीजिएगा बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या फंडामेंटल यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इस सवाल का जवाब है ज़िला यानी कि डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 90 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस क्रांति को अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है? ऑप्शन ए रूसी क्रांति, ऑप्शन बी है दोस्तों इंग्लैंड क्रांति, ऑप्शन सी है फ्रांसीसी क्रांति और ऑप्शन डी है जर्मन क्रांति। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। रूसी क्रांति को अक्टूबर क्रांति के रूप में जाना जाता है। ये अक्टूबर के महीने में शुरू हुई थी 1917। रूस की क्रांति 1917 में हुई है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस क्रांति के जो जनक जो हीरो थे वो थे लेनिन। इंग्लैंड की जो क्रांति हुई है दोस्तों, इंग्लैंड की क्रांति 1688 में हुई है और जर्मन की जो क्रांति हुई है वो तकरीबन 1919 के आसपास ये हुई। फ्रांसीसी क्रांति 1789, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 में हुई है। एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बाकी ऑप्शन भी पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखता हूँ अगर और वीडियो बना सका तो जो वीडियो मैं बनाऊँगा उनको मैं साथ के साथ अपलोड कर दूँगा। अगर वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो चैनल को शेयर ज़रूर करें, वीडियो को भी शेयर ज़रूर करें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आता है। जल्द ही आपके साथ दूसरे वीडियो के साथ मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।